मनोक्रियात्मक एवं मनोसामाजिक विकास लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत यह भी एक अधिगम जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हम जानेंगे। जैसे कि मनोक्रियात्मक विकास के अर्थ, परिभाषा, मनोक्रियात्मक विकास की विशेषताएं। वैसे हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइको सोशल डेवलपमेंट को लगभग 5 हिस्सों में जानेंगे, जिसमें पहले हिस्से में मनोक्रियात्मक विकास के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में और मनोक्रियात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के अंतर्गत अनुक्रम का होना, व्यक्तित्व में अंतर और मनोदैहिक परिपक्वता की बात होगी। तो शुरुआत करते हैं मनुष्य की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। मनुष्य की सभी की शारीरिक गतिविधियां मनोक्रियात्मक विकास पर निर्भर करती हैं। ये सभी क्रियाएं मांसपेशियों के विकास तथा उनमें समन्वय का परिणाम है एवं मांसपेशियों में समन्वय की योग्यता मनोक्रियात्मक विकास से आती है। पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के दृष्टिकोण से भी मनोक्रियात्मक विकास का होना आवश्यक है। मनोक्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशी नियंत्रण से होता है। पेशी नियंत्रण जन्म के समय और उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे नहीं कर पाते। उनमें होने वाली गतियां यादृच्छिक एवं निरर्थक होती हैं, परंतु कुछ समय बाद पेशियां नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बच्चे अपने शरीर को वांछित दिशा तथा वांछित रूप में घुमा सकने और शारीरिक गतियों को क्रमबद्ध एवं सार्थक बनाने में सामर्थ होते रहते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उनमें पेशियां नियंत्रण की योग्यता बढ़ती है। अनुक्रिया प्रतिमान नियंत्रित होते जाते हैं। किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूरे शरीर के स्थान पर निश्चित अंगों का उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार शारीरिक ऊर्जा की बचत होती है। व्यक्ति में उपयुक्त योग्यताओं का ही विकास मनोक्रियात्मक विकास कहा जाता है। जैसे जैसे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका मनोसामाजिक विकास भी होता है। अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूहों के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं और परंपराओं एवं अपनी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने मनोसामाजिक व्यवहार का निर्माण एवं अपना सामाजिक विकास करता है। उद्देश्य निहित होता है कि इस हम पाठ पढ़ेंगे उसमें कुछ उद्देश्य निहित हैं। जैसे कि मनोक्रियात्मक विकास के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जान सकेंगे, मनोक्रियात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे, मनोक्रियात्मक विकास के अनुक्रम के बारे में जान सकेंगे और मनोक्रियात्मक विकास के निर्धारण के बारे में जान सकेंगे। उसके साथ ही मनोसामाजिक विकास के बारे में भी जान सकेंगे और मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मनोक्रियात्मक विकास का अर्थ के बारे में जानते हैं कि मनोक्रियात्मक विकास के तात्पर्य यादृच्छिक एवं निरर्थक गतियों के स्थान पर क्रमबद्ध एवं सार्थक गतियों का प्रदर्शन करने की क्षमता से है। मनोक्रियात्मक विकास के ही कारण पेशीय प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है और शरीर के विभिन्न अंगों तथा मांसपेशियों में समन्वय स्थापित होता है। प्रत्येक व्यक्ति में पेशीय प्रक्रियाओं का भी समन्वय होना आवश्यक है, अन्यथा वह एक परिपक्व व्यक्ति का रूप धारण नहीं कर पाएगा। विकास विरोधी मांसपेशियों के संकुचन एवं संप्रसार पर निर्भर करता है। सहायक मांसपेशियों में जब एक सिकुड़ती है तो दूसरी फैलती है। इस प्रकार उनमें संतुलन कायम रहता है। मनोक्रियात्मक क्षमता के विकास के लिए इन दोनों प्रकार की मांसपेशियों में उचित संबंध का होना आवश्यक है। इनमें उचित संबंधों की स्थापना परिपक्वता व अधिगम, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, द्वारा पूरी होती है। किसी बच्चे में मनोक्रियात्मक योग्यताएं एवं कौशल के अर्जन का भी कार्य उतना ही शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। विकास की इस अवस्था में उसमें नवीन कार्यों को सीखने की प्रबल इच्छा रहती है, जो उसके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करती है। मनोक्रियात्मक विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे मनोक्रियात्मक विकास की जो कुछ प्रमुख परिभाषाओं में हम जानते हैं, हरलॉक के अनुसार स्नायु केंद्रों, स्नायु युवाओं एवं मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों पर नियंत्रण विकसित करना ही मनोक्रियात्मक विकास है। और एक और साइंटिस्ट हैं R.N. सिंह के अनुसार मनोक्रियात्मक विकास से तात्पर्य है यादृच्छिक एवं निरर्थक गतियों के स्थान पर क्रमबद्ध एवं सार्थक गतियों का प्रदर्शन करने से है। हम विशेषता की बात करते हैं कि अनेक अध्ययनों और ये स्पष्ट हुआ है कि मनुष्य में क्रियात्मक विकास की अवधि में कुछ विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे कि अनुक्रम का होना। मनोक्रियात्मक विकास की प्रक्रिया में अनुक्रम का अनुभव किया जाता है। बाल चरित्र लेखन विधि से प्राप्त परिणामों से इस कथन की पुष्टि भी हुई है
प्रायोगिक विधि से भी प्राप्त परिणाम चरित्र लेखन विधि के ही समान है, परंतु विकास गति मंद प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शर्ली 1931 ने 25 बच्चों के ऊपर मनोक्रियात्मक विकास की जांच जन्म से 2 वर्ष तक किया। परिणाम के आधार पर वे निष्कर्ष देती हैं कि मनोक्रियात्मक विकास का निश्चित अनुक्रम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम सिर क्षेत्र में मनोक्रियात्मक नियंत्रण विकसित होता है, इसके बाद भुजाओं, हाथों एवं धड़ के ऊपरी भागों में, पुनश्च धड़ से निचले भागों में और अंत में पैरों में क्रियात्मक नियंत्रण प्रदर्शित होता है। मनोक्रियात्मक विकास में पाए जाने वाले इसे अनुक्रम कहते हैं। इसे विकासात्मक का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार विकास सिर से प्रारंभ होता है और पैर की तरफ बढ़ता है। विकास की अवधि में एक और भी अनुक्रम मिलता है जिसे निकट दूर अनुक्रम कहते हैं। इस अनुक्रम के अनुसार विकास की प्रक्रिया पहले शरीर के अंगों के केंद्रीय भागों से में प्रारंभ होती है और उसके बाद परिधीय भागों की तरफ बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि उंगलियों की तुलना में भुजाओं में मांसपेशियां नियंत्रित पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इन विवेचनाओं से स्पष्ट है कि मनोक्रियात्मक विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित अनुक्रमों के अनुसार पूरी होती है। यह प्रतिमान सही व्यक्तियों में प्रदर्शित सामान्य रूप से होती है। अब विशेषताओं के अंतर्गत हम देखते हैं तो व्यक्तित्व में अंतर दिखाई पड़ता है। दूसरी विशेषता है, यद्यपि मनोक्रियात्मक विकास में अनुक्रमों का प्रदर्शन होता है, फिर भी विकास की प्रक्रिया पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। हम यह जानते हैं कि लोगों में स्वास्थ्य, पोषक तत्वों, पर्यावरण, आनुवंशिकता एवं अधिगम संबंधी अंतर पाए जाते हैं। इन कारकों का मनोक्रियात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां हैं तो मनोक्रियात्मक क्षमता का प्रदर्शन औसत समय से पहले भी हो सकता है और प्रतिकूल होने पर मनोक्रियात्मक विकास विलंबिता हो सकती। व्यक्तिगत भिन्नताओं के ही कारण मनोक्रियात्मक क्षमता की मात्रा एवं प्रदर्शन के समय में अंतर मिलता है। अगली विशेषता होती मनोदैहिक परिपक्वता। मनोक्रियात्मक योग्यता के विकास पर परिपक्वता एवं अधिगम का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता एवं अधिगम विकास के निर्धारकों में प्रमुख हैं। मनोक्रियात्मक योग्यता के विकास के लिए शारीरिक परिपक्वता तथा उपयुक्त अधिगम आवश्यक होता है और मनोक्रियात्मक कौशलों के प्रदर्शन के स्नायु संरचनाओं, हड्डियों, मांसपेशियों, शारीरिक समानुपातों में परिवर्तन तथा अधिगम के अनुकूल परिस्थिति आवश्यक है। उचित विकास के अभाव में बच्चों को कौशलपूर्ण कार्य के लिए अधिगम का प्रशिक्षण देना व्यर्थ है। इन कारकों का विस्तृत रूप में किया गया है। विशेषताओं की कड़ी में चौथी कड़ी होती है मनोक्रियात्मक विकास की प्रक्रिया। मनोक्रियात्मक विकास में एक निश्चित प्रकार की प्रक्रिया के चरण होते हैं। इस विषय पर अनेक प्रायोगिक कार्य हुए हैं, इसलिए मनोक्रियात्मक विकासों की व्याख्या विकासात्मक दिशा का नियम के आधार पर करना अधिक उपयोगी होगा। यहाँ पर शारीरिक उम्र के आधार पर मनोक्रियात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जाएगी। हरलॉक 1950 के अनुसार मनोक्रियात्मक विकास के अनुक्रम को 4 वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं। इन्हें क्रमशः सिर, प्रदेश, भुजा, धड़ एवं पैरों का मनोक्रियात्मक विकास कहते हैं। इन्हें क्रमिक अवस्थाओं का भी नाम दिया जाता है। इसके बाद अगली चर्चा करते हैं शीर्ष भाग में मनोक्रियात्मक विकास की। शीर्ष भाग में मनोक्रियात्मक विकास। मनोक्रियात्मक विकास शरीर के शीर्ष भाग में सर्वप्रथम प्रदर्शित होता है। इस क्षेत्र में मनोक्रियात्मक विकास प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप बच्चों में नेत्रों का गतिमान होना, मुस्कुराना, हंसना एवं सिर का उठाना संभव होता है। बच्चों के नेत्रों की गतियों में समन्वय प्रारंभ में ही नहीं हो पाता। जन्म के समय से कुछ समय तक समन्वय की क्षमता अत्यंत क्षीण होती है, परंतु इसके बाद इसमें तीव्र गति से विकास होता है और चौथे माह के अंत तक बच्चे जटिल गतियां भी करने में सफल हो जाते हैं। आंख की गतियों में सर्वप्रथम क्षैतिजीय गति दिखाई पड़ती है। जोन्स के अनुसार कुछ बच्चे मात्र 33 दिनों में ही क्षैतिजीय गति करने में सफल हो जाते हैं। ऊर्ध्वाकार नेत्र गति को क्षमता 51वें दिन आती प्रदर्शित हो सकती है और यह क्षमता 110वें दिन पर सभी बच्चों प्रदर्शित हो जाती है। वृद्धाकार नेत्र समन्वय की क्षमता भी 51वें दिन प्राप्त हो सकती है और 130वें दिन तक लगभग सभी बच्चों प्रदर्शित होती है। आंखों के मनोक्रियात्मक विकास का अध्ययन मॉर्गन ने भी किया था एवं अपने अध्ययनों के
में प्राप्त परिणामों के आधार पर नेत्र समन्वय का मानक भी प्रस्तुत किया है। इनके परिणाम के आधार पर नेत्र समन्वय का मानक भी प्रस्तुत किया है और इनके अनुसार बच्चों में नेत्र स्थिरण की प्रक्रिया 10वें दिन तक देखी जा सकती है। बच्चे 36 से 40 दिन की आयु में समीप में गतिशील व्यक्तियों पर स्थिरण कर लेते हैं और 61वें से 65वें दिन की अवधि में गतिशील वस्तुओं पर लगातार स्थिरण करने में सफल हो जाता है। मैग्निग्स के अनुसार गतिशील क्रमिक वस्तुओं पर स्थिरण की क्षमता उनमें प्रथम बार जन्म के 12 घंटे बाद रिकॉर्ड की जा सकती है। बच्चों में जन्म के ही समय से पलक झपकने की क्षमता दिखाई पड़ती है। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया का परिणाम होता है, परंतु बाद में इसका प्रदर्शन ऐच्छिक रूप में भी किया जा सकता है। पलक झपकने की ऐच्छिक क्रिया में 46वें दिन प्राप्त हो जाती है। जोन्स 1926 अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह क्रिया लगभग सभी बच्चों में 124वें दिन प्राप्त की गई। मुस्कुराना भी प्रारंभ में एक प्रतिवर्त क्रिया होती है और बाद में ऐच्छिक हो जाती है। यह प्रतिवर्त क्रिया प्रथम सप्ताह में ही प्रदर्शित हो जाती है और लगभग 3 माह में सभी बच्चों में ऐच्छिक मुस्कुराहट प्राप्त की जा सकती है। शिशु किसी को देखकर या बात सुनकर मुस्कुराता है, जो उसके सामाजिक व्यवहार का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। बच्चों में अपना सिर उठाने की क्षमता बचपन अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। बायन के अध्ययन में सिर उठाने के व्यवहार का प्रदर्शन जन्म के प्रथम 20 मिनट में हो गया है। यदि किसी 1 माह के बच्चे को वक्षस्थल एवं पेट से सहारा दिया जाए तो वह अपना सिर क्षैतिज रूप में उठा सकता है और 2 माह की आयु में वह अपना सिर 80 डिग्री तक उठा सकता है। यदि पीठ के बल बच्चा लेटा है तो सिर का उठना कठिन होता है और पेट के बल लेटने पर सिर सरलता से उठाता है। शार्ली 1931 के अनुसार मध्यांक आयु 20 सप्ताह है। यदि गोद में बैठाकर उचित सहारा दिया जाए तो 75% बच्चे अपना सिर 4 माह में उठा सकते हैं और 6 माह की आयु में लगभग सभी बच्चों में सिर उठाने की क्षमता आ जाती है। 16वें सप्ताह में उनमें इतनी मनोक्रियात्मक क्षमता आ जाती है कि वे अपना सिर घुमा लेते हैं और 20 सप्ताह की आयु में कुर्सी में बैठने पर वे अपना सिर स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घुमाने में सफल हो जाते हैं। हस्तभाग का क्रियात्मक विकास। प्रारंभ में शिशु के हस्तभाग स्थिर होते हैं। इस अवस्था में उसमें जो गतियां होती हैं उसमें असंगत झटके, यद्राक्षिक प्रहार और उंगलियों के खुलने बंद होने की क्रियाएं प्रमुख हैं। उपयुक्त गतियां निद्रावस्था में भी होती रहती हैं। इस अवस्था में बच्चे का हाथ सिर की तरफ प्रायः जाता रहता है और ऐसा प्रायः संभवतः गर्भावस्था में विशेष स्थिति में रहने के कारण होता है। कुछ समय बाद ही उसकी उंगलियां ओठों को स्पर्श करने लगती हैं, जिससे उसे आनंद अनुभूति होती है और वह ऐसा बार बार करना चाहता है। इस प्रकार उसमें अंगूठा चूसने की आदत बनने लगती है। यदि उसे ऐसा करते रोका ना जाए तो वह अपना अंगूठा प्राय चूसता रहता है। आयु में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बच्चों में सुरक्षात्मक गतियां भी होने लगती हैं। यदि उनके शरीर पर कोई व्यक्ति अपनी उंगली या किसी वस्तु से दबाव डाले या स्पर्श करे तो वह उसे हटाने का प्रयास करता है, परंतु प्रारंभ में उसके द्वारा होने वाली गतियां समन्वित नहीं होती। उदाहरण के लिए शेरमैन ने 1920 ने अध्ययन में यह पाया कि यदि बच्चों के दाढ़ी पर स्पर्श करें और उंगली वहीं लगाए रखें तो वे उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि यदि बच्चे की उम्र 20 से 40 सप्ताह की है तो उन्हें समन्वित गति करने के पहले लगभग 11 भुजा गतियां करनी पड़ती हैं। प्रारंभ में गतियां अनियमित होती हैं, परंतु आयु में वृद्धि के साथ गतियां नियमित होती रहती हैं। अगली श्रृंखला होती है उंगली व अंगूठे का प्रयोग। शिशु हाथ से पकड़ने के लिए उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करता है। अंगूठा या उंगलियां एक साथ कार्य करती हैं और बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने में सफल होता है। अंगूठा एवं उंगलियां मिलकर कांटे की तरह कार्य करती हैं। इस स्थिति में यदि बच्चे को कोई छड़ी पकड़ा दी जाए तो वह स्वयं को संभालने का प्रयास करता है। पकड़ने की क्षमता के अतिरिक्त कार्यों के लिए अंगूठे में समुचित विकास की आवश्यकता होती है और अंगूठे को उंगलियों के विपरीत कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी वस्तु को पकड़ने में अंगूठे को उंगलियों के विपरीत कार्य करना पड़ता है और वह योग्यता बच्चों में प्रायः 4-5 महीनों में आ जाती है, जबकि किसी वस्तु को उठाने की योग्यता का प्रदर्शन 8-9 महीने में ही हो पाता है। हरलॉक 1950 ने लिखा है कि जब व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते
और वे अपने अंगूठे प्रथम अंगुली को 90 डिग्री पर समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो गैसेल एवं हॉलरसन ने गतिशील वस्तुओं के उपयोग अंगूठा विमुक्ता का अध्ययन किया है। यह निष्कर्ष दिया है कि पूर्ण अंगूठा विमुक्ता की क्षमता 32 से 52 सप्ताह के बीच प्रदर्शित होती है। अगली जो श्रृंखला होती है, दृष्टि का हाथ से समन्वय। किसी वस्तु तक पहुंचने एवं उसे पकड़ने की योग्यता आंख और हाथ के समन्वय पर निर्भर करती है, क्योंकि वस्तु के प्रत्यक्षीकरण के बाद बच्चे के समय नहीं होता। इस योग्यता का प्रदर्शन लगभग 8वें महीने में होता है। वाटसन 1921 ने इस योग्यता का अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया कि गया कि 122वें दिन पर पकड़ने की क्षमता कम थी, 171वें दिन पर अच्छी समन्वित गति का प्रदर्शन हुआ और बच्चे ने प्रायः दाहिने हाथ का उपयोग किया और 6 से 7 माह का उम्र में बच्चों में आंख एवं हाथ में समन्वय की क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन होने लगता है। इस उम्र में बच्चे वस्तुओं को घूरते रहते हैं, उनकी तरफ अग्रसर होने पर मुख खुला रहता है, हाथ वस्तुओं की तरफ निकला रहता है और शरीर भी आगे की तरफ झुकी रहती है। मैकग्रॉ ने बच्चों के किसी वस्तु के पास पहुंचने के पकड़ने की योग्यता के विकास में 6 अवस्थाओं को उल्लेख किया है। प्रथम है नवजात या निष्कर्ष अवस्था। उससे दृष्टि क्षेत्र में वर्तमान वस्तु के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं प्रदर्शित होती है। दूसरा, वस्तु दृष्टि अथवा जन्म के कुछ सप्ताह बाद यह योग्यता दिखाई पड़ती है। फलस्वरूप शिशु समीप दृष्टि क्षेत्र में स्थित वस्तुओं पर स्थिरण प्रारंभ करता है। तीसरा होता है चक्षुष मनोक्रियात्मक अवस्था। वस्तु को देखने के बाद बच्चे इस क्षमता के कारण उस तरफ बढ़ते भी हैं। उसके बाद अगली होती है हस्त दक्षता एवं विचार अवस्था। इसमें बच्चे अपनी भुजा को वस्तु की तरफ बढ़ाता है, परंतु स्पर्श करने के पहले वापस खींच लेता है। अगली जो श्रेणी होती है चक्षु मुक्ति अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में इतनी क्षमता आ जाती है कि वे वस्तु पर क्षणिक दृष्टिपात से ही उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, अर्थात आकार, रूप, दूरी, गति इत्यादि का अनुमान लगा लेते हैं। उसके बाद अंत में परिपक्वता अवस्था। यह समन्वयात्मक विकास की पूर्णता की अवस्था होती है। परिपक्वता की अवस्था में व्यक्ति कम से कम शारीरिक परिश्रम द्वारा वस्तु के पास पहुंचता है और आंख तथा हाथ के बीच अधिकतम समन्वय प्रदर्शित करता है। उपयुक्त परिणामों से यह संकेत मिल रहा है कि आंख हाथ समन्वय को क्षमता जन्म के समय नहीं होती और इसका विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। बच्चों में किसी वस्तु एवं उसके प्रति पहुंचने एवं मुंह में उसे डालने की योग्यता लगभग अंगूठा विमुक्ता की आयु में विकसित होती है। जॉन्स 1926 के अनुसार न्यूनतम 116 दिन में यह योग्यता कुछ बच्चों में प्रदर्शित हो सकती है। वैसे सामान्यतः 269 दिन की आयु होने पर इसका प्रदर्शन सभी बच्चों में होने लगता है। वस्तुओं को पकड़ने का अधिगम। शिशु में किसी वस्तु तक पहुंचने तथा उसे पकड़ने की क्षमता प्रथम वर्ष में लगभग 4 माह बाद प्रदर्शित होती है। प्रारंभ में गतियां यादृच्छिक होती हैं, परंतु धीरे धीरे गतियां शुद्ध होती जाती हैं और इस अवस्था में वे स्थिर वस्तुओं को सरलता से पकड़ पाने में सफल हो जाते हैं, परंतु गतिशील वस्तुओं को पकड़ना कठिन होता है। हाल्वर्सन तथा गैशल एवं हाल्वर्सन ने घनों को पकड़ने की योग्यता का अध्ययन करके निष्कर्ष दिया है कि बच्चे घनों को पकड़ने में 24 सप्ताह में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस योग्यता में 32वें सप्ताह तक वृद्धि होती है, परंतु बाद में ह्रास होता है। घनों की पकड़ने में 3 भिन्न प्रकार की गतियां दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें क्रमशः पृष्ठहस्त चाह, परिक्रमात्मक चाल एवं प्रत्यक्ष उपागम कहते हैं। बच्चे 16 से 28 सप्ताह की आयु में या तो पृष्ठहस्त चाल या परिक्रमात्मक चाल का प्रयोग करते हैं। 32 से 36 सप्ताह की आयु में वे भी परिक्रात्मक चाल का उपयोग होता है, परंतु इसका प्रभुत्व कम हो जाता है और 40 से 52 सप्ताह की आयु में प्रायः प्रत्यक्ष उपागम का प्रयोग किया जाता है। देखा जाता है कि बच्चे 28 सप्ताह की आयु तक वस्तुओं को पकड़ने में हाथ प्रायः ऊंचा उठाते हैं और इसमें भी सुधार होता है। किसी वस्तु को पकड़ने में बच्चे 28 सप्ताह तक दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं और 60 सप्ताह की आयु में वे
वे पूर्ण समन्वित गति का प्रदर्शन करने लगते हैं। कुछ लोगों ने यह भी अध्ययन करने का प्रयास किया है कि बच्चों में 1, 2 या 3 वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता कब आती है। उदाहरण के लिए लिम्पमैन ने एक ऐसा अध्ययन किया है कि लिम्पमैन के परिणामों का तालिका संख्या प्रदर्शित करती है, तालिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला है आहार अधिगम। स्वयं अपने हाथों से भोजन ग्रहण करने की योग्यता बच्चों में लगभग 8वें माह में प्रदर्शित होने लगती है। इस आयु में वह दूध की शीशी स्वयं पकड़ सकता है और लगभग 1 माह बाद वह स्वयं शीशी भीतर बाहर कर लेता है। प्रथम वर्ष के अंत में वह कप से दूध पीना तथा चम्मच से भोजन करना प्रारंभ कर देता है, परंतु कप पकड़ने में दोनों हाथों का उपयोग करता है एवं द्वितीय वर्ष के अंत तक केवल एक ही हाथ से दूध पीना सीख लेता है और अभ्यास द्वारा इसे और भी सूक्ष्म कर सकते हैं। यदि इस अवधि में अभ्यास कराया जाए तथा बच्चे भी अपना ध्यान केंद्रित करें तो शीघ्रता से उपयुक्त योग्यता का विकास होता है। जन्मोपरांत तीसरे वर्ष में बच्चे भोजन ग्रहण करने में स्वयं सक्षम हो जाते हैं। वस्त्र अधिगम। बच्चे में कपड़े पहन सकने की योग्यता लगभग 18 महीने बाद ही प्रारंभ हो पाती है। बच्चे अपने शरीर से कपड़े उतारना अपेक्षाकृत कुछ शीघ्र ही सीख लेते हैं, परंतु पहनने की योग्यता का प्रदर्शन कुछ विलंब से होता है। स्वयं कपड़ा पहनने की योग्यता का अधिकतम विकास 18 से 42 माह की अवधि में पाया जाता है। कपड़ों को उतारने में कम एवं पहनने में अधिक मनोक्रियात्मक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है तथा विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए अलग अलग कार्य कर लेता है। इस कार्य में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक अच्छा कार्य कर लेती हैं। कपड़े पहनने में कार्य में नेत्रहस्त समन्वय में भी आवश्यकता बच्चों को पड़ती है, परंतु आगे चलकर अभ्यास एवं अधिक विकास के कारण यह कार्य स्वतः कर लिया जाता है और सावधानी भी कम करनी पड़ती है। यदि किसी बच्चे को टाई लगाना है तो उसे शीशे का उपयोग अवश्य करना पड़ेगा, परंतु बाद में अभ्यास तथा मनोक्रियात्मक विकास में वृद्धि के कारण वह शीशे में बिना देखे भी टाई लगा सकता है। उसके बाद बारी आती है क्रीड़ा अधिगम की। गैट्रिज ने अपने क्रियात्मक विकास के अध्ययन में पाया है कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे गेंद ठीक से नहीं फेंक पाते। लगभग 4 वर्ष की आयु में अधिकांश बच्चे अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं, परंतु मात्र 20% बच्चे ही ठीक से गेंद फेंकने एवं पकड़ने का कार्य कर पाते हैं। इसके बाद उनमें इस कार्य में कुशलता बढ़ती है और 5 वर्ष की आयु 74% और 6 वर्ष की आयु में 84% बच्चे बाल फेंकने एवं पकड़ने के कार्य कर लेते हैं तथा खेलने में उनकी रुचि बढ़ जाती है। बच्चों में बॉल फेंकने एवं पकड़ने के कार्य प्रत्येक आयु में अत्यधिक विचरण पाया जाता है। प्रारंभ में बच्चे दोनों हाथों का उपयोग करते हैं और पूरा शरीर गतिशील हो जाती है, परंतु मनोक्रियात्मक विकास में वृद्धि तथा अभ्यास के कारण बाद में दक्षता तथा सूक्ष्मता बढ़ती है और वे केवल एक हाथ से ही यह कार्य करने लगते हैं। इस कार्य में गेंद का आकार भी महत्व रखता है। जहां तक गेंद उछालने की क्षमता का प्रश्न है, 4 वर्ष की आयु में यह कार्य ठीक से नहीं हो पाता, परंतु 6.5 वर्ष में लगभग 61% बच्चे गेंद उछालने का कार्य ठीक से कर लेते हैं। इस कार्य में बालकों की अपेक्षाएं बालिकाएं अधिक कौशल प्रदर्शित करती हैं। गेंद पकड़ने का कार्य भी कठिन होता है। 4 वर्ष की आयु में मात्र 29% बच्चे यह कार्य कर पाते हैं, जबकि 5 वर्ष में 56% एवं 6 वर्ष में लगभग 63% बच्चे उस कार्य में कुशलता प्रदर्शन करते हैं। इस कार्य में लड़कियां अधिक कुशल प्रदर्शित करती हैं। अगली बात होती है लेखन अधिगम की। बच्चों में लिखने की योग्यता का विकास विलंब से प्रदर्शित होता है। इस कार्य में अपेक्षाकृत अधिक परिपक्वता एवं कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। हिल्ड्रेथ के अनुसार इसमें अत्यधिक निश्चित गति प्रतिमानों की आवश्यकता पड़ती है। 2 से 3.5 वर्षों की अवधि में बच्चों में कुछ निशान या रेखाएं बनाने की क्षमता दिखाई पड़ती है। बच्चे की आयु 3.5 वर्ष से 4 वर्ष की होने पर उनमें कुछ योग्यता बढ़ती है, फिर भी वे स्पष्ट अक्षर लिख नहीं पाते हैं। बच्चे लगभग 4 से 4.5 वर्ष की आयु में भी नियमित रूप से सही अक्षर नहीं लिख पाते हैं, परंतु 5 वर्ष की आयु में कुछ सही अक्षर लिख लेते हैं। इसके बाद उनमें पेशी नियंत्रण और बढ़ता है और वे सरलता से लिखने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों की आयु लगभग 5.5 वर्ष से 6.5 वर्ष की आयु
होने पर उनमें लिखने की क्षमता का अधिक आभास मिलता है। बच्चों की भुजाओं एवं हाथों में उपयुक्त योग्यताओं के विकास तथा प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ अन्य योग्यताएं भी विभिन्न समयों पर प्रदर्शित होती रहती हैं। इनमें कागज मोड़ना, चित्र बनाना, खिलौनों को व्यवस्थित करना, मिट्टी के खिलौने बनाना इत्यादि प्रमुख होते हैं। अगली कड़ी होती है उच्च हस्त प्रयोग की। बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन में हाथों के प्रयोग की समस्या भी आती है। हमारे समाज में प्रायः दाहिने हाथ का उपयोग अधिकतर लोग करते हैं और छोटे बच्चों को भी यही शिक्षा दी जाती है कि बच्चों के द्वारा बाएं हाथ का उपयोग करने पर उन्हें डांटा जाता है और अपमानित किया जाता है। इस प्रकार वे दाहिने हाथ का उपयोग करने के आदी बन जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि हाथ के उपयोग की आदत पूर्णतः सामाजिक अधिगम पर निर्भर करती है। दाहिने हाथ का उपयोग करने के कारण यह हाथ अधिक मजबूत हो जाता है और इससे कार्य कुशलता भी अधिक प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो लोग बाएं हाथ का उपयोग करते हैं उनका दाहिना हाथ कम सक्रिय एवं सक्षम हो पाता है। अतः बच्चे किस हाथ का उपयोग करें यह उनके लिए प्रारंभ में समस्या का विषय बन जाता है। हाथ के प्रयोग की समस्या पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में हाथ की वरीयता नहीं होती और उन्हें उनके दोनों हाथों से समान दक्षता प्राप्त होती है। प्रथम वर्ष के मध्य तक हाथों के उपयोग की आवृत्ति में अंतर प्राप्त होने लगता है और लगभग 9 माह की आयु में हाथ की वरीयता और भी प्रबल हो जाती है। इस अवधि में माह मात्र एक हाथ से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लैडर का कहना है कि जीवन के प्रथम वर्ष में ही हाथों की वरीयता देखने को मिलने लगती है और बच्चे प्रायः बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। गैसेल एवं एम्स ने भी इस समस्या का अध्ययन करके लैडर के निष्कर्षों की पुष्टि की है। गैसेल एवं एम्स के अनुसार 16 से 20 सप्ताह की आयु में बाएं हाथ का उपयोग बच्चे अधिक करते हैं। उसके बाद वे दोनों हाथों का उपयोग प्रारंभ करते हैं और पुनः 28 सप्ताह के दाहिने हाथ का प्रयोग बढ़ता है। 35 सप्ताह की आयु में प्रायः बच्चे बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। इसके बाद 2 वर्ष की आयु में दाहिने का प्रयोग बढ़ता है और 2.5 वर्ष से 3.5 वर्ष की बीच दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। 4 से 6 वर्ष में दाहिने हाथ का उपयोग अधिक होता है और 7 वर्ष की आयु में पुनः बाएं एवं दोनों हाथों का प्रयोग बच्चे करते हैं और 8 वर्ष की आयु होने पर दाहिने हाथ का प्रयोग फिर बढ़ जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हाथ के प्रयोग की प्रक्रिया परिवर्तित होती रहती है और उसमें भी 7-8 वर्ष के बाद ही स्थायित्वता आती है। दाहिने हाथ या बाएं हाथ के उपयोग की समस्या सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है। बच्चे प्रारंभ में जिस हाथ का उपयोग अधिक करते हैं उसी के उपयोग की आदत उन्हें बाद में पड़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल एक हाथ से कार्य करने का आदी है तो विशिष्ट कार्यों में जैसे लिखने, चित्र बनाने या भोजन करने के दृष्टिकोण से उसका दूसरा हाथ निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति एक हाथ से बेकार हो जाता है। महान व्यवहारवादी वाटसन का विचार है कि हाथों के प्रयोग की समस्या सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। दोनों हाथों का प्रयोग करके प्राप्त परिणामों के आधार पर वाटसन ने कहा है कि हस्त वरीयता जन्मजात विशेषता का परिणाम नहीं है बल्कि सामाजिक अनुबंधन का परिणाम है। हस्त वरीयता के बारे में हिल्डर्थ ने भी सामाजिक अधिगम को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इसके अनुसार प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को जिस हाथ के प्रयोग का प्रशिक्षण मिलता है उसी की वरीयता उनमें बाद में मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्त वरीयता सामाजिक अधिगम का ही परिणाम है और इस पर विवाद खड़ा करना अनावश्यक है। अगली कड़ी होती है मध्य भाग में मनोक्रियात्मक विकास की। मनोक्रियात्मक विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था शरीर के मध्य भाग में होने वाले विकास की है। शरीर को संतुलन प्रदान करने के लिए धड़ में मनोक्रियात्मक विकास का होना आवश्यक है। धड़ के मनोक्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों में शरीर को घुमाने या मोड़ने की योग्यता प्रदर्शित होती है। जन्म के समय शरीर को घुमाने की क्षमता बच्चों में नहीं पाई जाती। जन्मोपरांत द्वितीय माह के अंत तक बच्चों में शरीर के बगल से पीछे की ओर, चौथे माह में और पीछे से बगल की ओर, छठवें माह में आमाशय, पेट से आमाशय की तरफ शरीर को घुमाने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चे छठवें माह में शरीर को पूरी तरह घुमा लेते हैं। शरीर को घुमाने या लुढ़कने के लिए सिर, कंधा, हाथ, धड़, श्रेणी क्षेत्र एवं पैर में समन्वय की आवश्यकता होती है। धड़ क्षेत्र में मनोक्रियात्मक विकास के कारण ही बच्चों में बैठने की क्षमता आती है।
बैठने का व्यवहार पीठ की मांसपेशियों के विकास पर निर्भर करता है। जब बच्चों में पूरे धड़ को नियंत्रित करने की क्षमता आती है तो वे बिना सहारे के बैठ पाते हैं। 20 सप्ताह की आयु में सहारा पाने पर बच्चे बैठने लगते हैं। यदि सहारा नहीं मिलता है तो उनकी शरीर आगे की तरफ झुकती है। 9 से 10 माह की आयु में बच्चे स्वयं लगभग 10 मिनट तक बैठे रह सकते हैं। पिटमैन एवं हिगिंस के अनुसार स्वस्थ बालक 7 माह की आयु में 1 मिनट तक अकेले बैठ सकते हैं और बालिकाएं 6.5 माह में बैठने में सफल हो जाती हैं। बच्चे प्रारंभ में जब बैठना शुरू करते हैं तो उनका शरीर संतुलन के लिए आगे की तरफ झुक जाता है। उनके हाथ फैले रहते हैं और परस्पर एक दूसरे की तरफ रहते हैं। इससे उन्हें संतुलित होने की सहायता मिलती है और इसी प्रकार खड़ा होने के बाद बैठने का प्रयास करने पर भी प्रारंभ में सफलता नहीं मिलती है, परंतु अभ्यास एवं त्रुटि के आधार पर वे धीरे धीरे बैठना सीख लेते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे शरीर के निचले भाग में मनोक्रियात्मक विकास, जिसमें रेंगने की क्षमता, खड़े होने की क्षमता, चलने की क्षमता के बारे में जानेंगे।